ओके, तो वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग इस टॉपिक पर अपना डिस्कशन चल रहा था। और पिछले 2-3 लेक्चर से हमने वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग की थियोरी और उससे रिलेटेड कुछ इलस्ट्रेशंस को डिस्कस किया है। आज के लेक्चर में भी मैं इसी डिस्कशन को आगे कंटिन्यू करूंगा। प्रोबेबली ये अपना न्यूमेरिकल सेट नंबर 3 ऐसा लेक्चर बनेगा। इससे पहले 2 लेक्चर्स अपने हो चुके हैं। तो सीक्वेंशियली मैं कंटिन्यू करता हूं जहां से मैंने क्वेश्चंस को लेने हैं। मॉड्यूल से ही ले रहा हूं क्वेश्चंस को मैं सीधे। सो वी विल बी स्टार्टिंग टुडे विथ क्वेश्चन नंबर 16। आई होप आपको वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग की पूरी थियोरी और उससे रिलेटेड जो फॉर्मुलीज हैं, कंडीशंस हैं, वो याद होंगी। और इसी अजम्पशन में मैं कंटिन्यू करता हूँ। नाउ इन दिस क्वेश्चन इट इज गिवन दैट कि एक स्ट्रिंग है जो दोनों एंड्स पर फिक्स की गई है, हैज consecutive standing wave mode for which the distance between the adjacent node is 18 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर। ओके, ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है देखा जाए तो। रिस्पेक्टिवली व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। अब ये जो वर्ड है ना यहाँ पे, ये कंसेक्यूटिव, ये काफी इंपॉर्टेंट है। मतलब एक के बाद एक आने वाले मोड्स। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट ओवरटोन के बाद सेकंड, फॉर एग्जाम्पल फिफ्थ ओवरटोन के बाद सिक्स्थ, फॉर एग्जाम्पल 10th ओवरटोन के बाद 11th ओवरटोन, ऐसा जब सीक्वेंस आएगा तो उसे कंसेक्यूटिव कहा जाएगा। बट ये हमें स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि ये कौन से 2 कंसेक्यूटिव मोड्स हैं। फर्स्ट सेकंड है, थर्ड फोर्थ है, सेकंड थर्ड है ना, फिफ्थ सिक्स्थ है, कौन से, ये नहीं बताया। अब सिर्फ उसने हमें इतना बताया है कि जो भी 2 कंसेक्यूटिव मोड हैं उसमें से पहले वाले के लिए एडजेसेंट नोड का डिस्टेंस 18 सेंटीमीटर है, और अगले वाले के लिए, बाद वाले के लिए हम कह सकते हैं एडजेसेंट नोड के बीच का डिस्टेंस जो है वो 16 सेंटीमीटर। ठीक है। अब एक बात आप समझिए कि हम इसे अगर फंडामेंटल लेवल की सीक्वेंस पर चेक करना शुरू करें, थोड़ा सा मैं एलोबरेशन दूंगा, वैसे इसको शॉर्टकट करके भी हम लोग निपटा सकते हैं, बट वी विल बी मूविंग स्लो विथ द अंडरस्टैंडिंग। तो फंडामेंटल मोड के लेवल पे अगर हम जाते हैं, एक स्ट्रिंग को रेफर करते हैं, लेट मी ड्रॉ इट हियर। तो एक सिंगल स्ट्रिंग में फंडामेंटल मोड में कितना लूप बनता है? 1। वेरी गुड। तो आपको याद होगा यहाँ पे सिर्फ एक लूप बनता है। अब इस हिसाब से आप सोचो ना, तो ये डिस्टेंस अपने आप में λ/2 होता है। ठीक है। और यही चीज बेटा लेंथ ऑफ दी स्ट्रिंग भी होती है। तो आप चाहो तो लिख सकते हो L इज इक्वल टू λ/2 इन अ वेरी जनरल पॉइंट ऑफ व्यू, है ना। लेकिन अगर मैं हायर मोड्स में जाता हूं, फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन, थर्ड ओवरटोन, ठीक है, तो लूप्स भी बढ़ जाते हैं। करेक्ट है। यस। और उसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट नोड्स ये भी चेंज होता जाता है। ठीक, जैसे देखिए पहली कंडीशन में कितना था, ये 18 सेंटीमीटर था। अब जस्ट इमेजिन करें कि 2 लूप बन रहे हैं। जस्ट इमेजिन करें, ये सिचुएशन है, मैं थोड़ा सा क्विकली बना देता हूं। ऐसे 2 लूप बन रहे हैं। तो बच्चों ये जो चीज है ना, ये तो लेंथ ही रहेगा ना। लेकिन यहां से यहां, यहां से यहां अगर मैं लिखता हूं तो इसको λ1/2 और इसको λ1/2 ऐसे मुझे करना पड़ेगा। और फाइनली मैं ऐसे लिख सकता हूं L इज इक्वल टू λ1/2 प्लस λ1/2। करेक्ट हो रही है बात? यस। यस सर। मैं थोड़ा सा बस एलोबरेशन दे रहा हूं, मतलब एक बैकग्राउंड आपके सामने रख रहा हूं। तो अब क्वेश्चन बड़े अजीब तरीके से, उसने टिपिकल तरीके से हमारे सामने रखा है। उसने हमें ये नहीं बताया कि कौन से 2 मोड्स हैं, लेकिन उसने ये बोला कि जो भी λ/2 डिस्टेंस आएगा वो पहले मोड में 18 सेंटीमीटर है और दूसरे मोड में 16 सेंटीमीटर। ठीक।
बराबर है? यस सर। अब चलिए ऐसे सोचते हैं कि पहला जो मोड है, मोड नंबर पी, ऐसे मानते हैं पी, उसमें ना पी लूप बन जाते हैं। लेट्स इमेजिन, ठीक है, पी नाम दे दिया मैंने, उसमें पी लूप बनते हैं। तो बेटा आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, लेंथ एल इज इक्वल टू टोटल पी लूप इनटू जो भी करस्पॉन्डिंग वहां पे वेवलेंथ बनेगी पी लूप वाली डिवाइडेड बाय 2। क्या कहते हो? सही है? बात समझ आ रही है आपको? देखो ऐसे ही होता है ना, लैम्बडा बाय 2 होता है ना। यस। अगर एक लूप बन रहा है, जस्ट इमेजिन करो कि यहाँ एक लूप बन रहा है, तो आप यहाँ पी की जगह पे तो एक ही रखोगे, 1 रखोगे ना सिर्फ। तो एल विल बी इक्वल टू लैम्बडा बाय 2 इन सच सिचुएशन। ठीक है? यस सर। अब दूसरे केस में लेट्स इमेजिन कि दूसरा मोड आया हमारे सामने। इस मोड को मैं नाम दे देता हूं क्यू। लेट्स टेक द लेबल ऑफ द मोड एज क्यू। तो इस केस में कुछ ऐसे लिखना पड़ेगा मुझे, लेंथ तो वही है, ज्योमेट्रिकली देखा जाए तो लेंथ वही है, लेकिन यहाँ पे क्यू लूप्स बनते हैं इनटू व्हाटएवर द वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू लैम्बडा क्यू डिवाइडेड बाय 2। अब जैसे देखो यहाँ पे लेंथ तो वही है, लेकिन 2 बार आया ना ये, लैम्बडा 1/2 प्लस लैम्बडा 1/2। अब अगर मान लो हम 10th मोड पे है, 100th मोड पे है, जो भी है, उस हिसाब से तो ये ऐसे ही चलेगा। ठीक? यस सर। नाउ क्वेश्चन को केयरफुली रीड करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये जो लैम्बडा p/2 है, ये एक्चुअली में डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट नोड होता है ना। और पहली सिचुएशन में वो कितना है? 18। तो यहां पे मैं इक्वेशन ऐसे लिख सकता हूं, L इज इक्वल टू P इंटू 18। ठीक है? यस। दूसरे केस में बेटा मैं ऐसे लिख सकता हूं, L इज इक्वल टू 2 into 16। इंटू 16। ठीक है? ये भी बात बड़ी इंटरेस्टिंग और सिंपल है। अब एक और बड़ी मजेदार बात यहां पे क्या है कि ये P और Q जो है ना, ये कंसेक्यूटिव है, एक के बाद एक। समझ आ रही बात? कर दिया तरह, मतलब समझाने के हिसाब से मैं बोलूं कि P सेकेंड हार्मोनिक्स है तो Q होना चाहिए थर्ड हार्मोनिक्स। P अगर फिफ्थ हार्मोनिक्स है फॉर एग्जांपल, तो Q होना चाहिए 6 हार्मोनिक्स। P अगर 10th हार्मोनिक्स है तो Q होना चाहिए 11th हार्मोनिक्स। इसका सीधा सा मतलब यही हुआ ना कि Q की जगह पे मैं एक रिप्लेसमेंट तैयार कर सकता हूं और वो होना चाहिए P+1। वेरी सिंपल, करेक्ट है? यस। So let's continue with this. L is equal to P into 18 as it is, and here this L is equal to P+1। 1 into 16, correct? यस। अब यहां से देखो बेटा, हमको ऐसे पता चलता है कि L is equal to 18P, और यहां मुझे मिलता है L is equal to 16P plus 16। अब ये जो 18P तुमने ऑब्टेन किया ना, इसको यहां लाके रखो, बस आपका काम हो गया। सो दिस इज गोइंग टू बी 18P इज इक्वल टू 16P plus 16, यानी कि 2P is equal to 16, which means P is equal to 8। करेक्ट है? यस सर। अब P 8 है, इसका मतलब कितने लूप्स बने? 1। 8। अरे 1 कहां से बेटा, 8 ना, P 8 है ना। P तो नंबर ऑफ लूप हमने बोला था ना, तो 8 लूप बने। 8 लूप कहां बनते हैं, कौन से मोड में बनते हैं? तो 8 हार्मोनिक्स में बनते हैं। 8 harmonics, very good, because the string is fixed at the both the ends. So 8 number of loops are going to be formed in the 8th harmonics.
एंड आई मे इवन से इट हैज टू बी Seventh overtone. 7th ओवरटोन। शाबाश, 7th ओवरटोन। अच्छा, क्वेश्चन में ये सब नहीं पूछा है, हम ये बस एक्स्ट्रा निकाल रहे हैं। इसने पूछा लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग क्या है, तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग निकालने के लिए ये जो भी पी का वैल्यू आपने ऑब्टेन किया इसको यहां पे वापस लाइए और इस इक्वेशन को पूरा करिए। 18 इंटू सॉरी 8 8. 18 इंटू 8 करिए, रिजल्ट बताइए मुझे क्या आता है। 144. ये हो गया 144 मीटर, नहीं सेंटीमीटर, आई गेस Yes. सेंटीमीटर। अब इस क्वेश्चन को मैं बहुत क्विकली भी निपटा सकता था, चलो ऐसे ही फटाफट, बट आई थॉट टू गिव अ लिटिल एक्सप्लेनेशन। पहला ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा इत्मीनान से चलते हैं, कोई गड़बड़ नहीं करते हैं, हमें वैसे भी कोई गड़बड़ नहीं है, हम चीजों को समझ कर ही आगे बढ़ने में यकीन रखते हैं। सो आंसर हमें यहाँ इसका मिल गया। अब क्वेश्चन 2 जो है, मतलब इसी का सब क्वेश्चन पूछा है कि इफ द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज 10 न्यूटन एंड द लीनियर मास डेंसिटी इज 4 ग्राम पर मीटर, what is the fundamental frequency? Now this calculation is going to be very easy. अगर मैं fundamental frequency calculate करना चाहता हूँ, let me just sort it out here only. So fundamental frequency का अपना equation बनता है n is equal to 1/2L under root में t by mu. So length का वैल्यू हमें पता चल गया है 144. Let me convert it into 10 to the power -2 meter. टेंशन जो है ये 10 न्यूटन है, और ये जो म्यू है ना, इसको थोड़ा गड़बड़ करके दे दिया इसने हमको दे दिया 4 ग्राम पर मीटर। तो ये जो ग्राम है ना, इसका कन्वर्जन करना पड़ेगा अपने को, ठीक है। तो इसका कन्वर्जन हो जाएगा 10 to the power -3 किलोग्राम पर मीटर। नाउ यू जस्ट सब्स्टिट्यूट ऑल दीज 3 नंबर्स हियर एंड कैलकुलेट इट, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। आई होप आप इतना मैनेज कर सकते हैं। यस और नो? Yes. ओके, चलिए एक सिंपल क्वेश्चन से लेता हूं, छोटा क्वेश्चन लेता हूं पहले, क्योंकि कुछ एक बड़े क्वेश्चंस भी आ जाने वाले हैं। लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। हमने बीच में कौन से ड्रॉप किए, 17 और 18, ठीक है। आफ्टर टेकिंग दिस विल टेक 17 and 18. Now when tension of the string is increased by 2.5 Newton, the initial frequency is altered in the ratio 3:2. तो फ्रिक्वेंसी का जो रेशियो गिवन है वो n1/n2 is equal to 3/2, जबकि n1 जो है ना, ये करस्पॉन्ड करता है T1 टेंशन के लिए, और n2 जो है बेटा ये करस्पॉन्ड करता है T2 टेंशन के लिए। लेकिन हमें बताया गया है कि T2 टेंशन जो है इनिशियल फ्रीक्वेंसी इज अल्टर्ड। हाँ, यहाँ मैंने गलती की, मैं इसको रेक्टिफाई करता हूँ, डोंट वरी। T2 जो टेंशन है वो होना चाहिए T1 + 2.5, करेक्ट है, Yes. क्योंकि यहाँ पे बात चल रही है इंक्रीज। अब ये जो रेशियो मैंने लिया ना, ये रॉन्ग लिया मैंने। क्यों रॉन्ग लिया सोचो, क्योंकि टेंशन बढ़ रहा है, और बाय फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी जो होती है ये टेंशन के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो इफ द फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंशन, तो फ्रीक्वेंसी का रेशियो यहाँ पे आना चाहिए n2:n1, बिकॉज ये रेशियो 3/2 यानी कि 1.5 आ रहा है, ग्रेटर देन 1 आ रहा है, तो n2 बड़ा होना चाहिए, क्योंकि टेंशन तो बढ़ रहा है। Yes. अब इसका सॉल्यूशन यही इस बात में ही छुपा हुआ है बच्चों, ये जो फॉर्मूला हमने लिखा ना, इसी बात में इसका सॉल्यूशन छुपा हुआ है। सो जस्ट राइट n2/n1, it will take a value of T2/T1. T2/T1. Now this is going to be 3/2 root T2/T1, square it, 9/4 T2, which is now going to be T1 + 2.5, and let's take this as T1 as it is. 9T1 is equal to 4T1, correct? Plus, if I'm not wrong, 10. Yes. तो माइनस करने के बाद 5T1 is equal to 10, T1 is equal to 2 न्यूटन। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, ओके। Yes. चलिए अब एक और देखते हैं, इसी तरीके का थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन, बट स्ट्रिंग पर पूरी तरीके से बेस नहीं कर रहा है, but let's go through it. There are 3 waves which are going to be superimposed. सुपरइम्पोजिशन हो जाती है, इनकी सुपरपोजिशन होती है कह लीजिए।
and there is a formation of standing wave. अब ये पूछ रहा है कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एट एंटी नोड क्या होगा? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एट एंटी नोड। पहली बात तो इसमें अपने आप का एक कंफ्यूजन ये है कि देयर आर 3 वेव्स, ठीक, इट इज गोइंग टू बी 3 वेव अरेंजमेंट। फिर दूसरा एंटी नोड का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, यानी कि सीधा सीधा एम्पलीट्यूड निकालना है। अब बच्चों इन वेव्स की इक्वेशन को जब हम बहुत केयरफुली देखते हैं तो हमें कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स यहाँ पे समझ में आते हैं। देखो जो पहली वेव है उसका अपना एम्पलीट्यूड कितना है? 3A, दूसरी का A और तीसरी का 2A। 2A, आपने नोटिस किया कि पहली और दूसरी वेव में ना पाई का डिफरेंस है, ये डिफरेंस पाई का है। बात को समझे? अगर मैं रिजल्टेंट इक्वेशन का फॉर्मेट, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मेट लिखता हूं, जस्ट फॉर योर रिकॉल, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड अंडर रूट में a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ a1 a2 cos पाई। जरा सोचना तो cos पाई क्या हो जाएगा? -1. माइनस। हालांकि ये ना एक चालाक बच्चे के हिसाब से सोचेंगे तो ये बहुत जल्दी का काम है। -2 a1 a2, ये जो चीज यहां लिखी हुई दिख रही है ना हमको, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर -2 a1 a2 इज नथिंग बट अ काइंड ऑफ एक्सपेंशन ऑफ व्हाट? a1 माइनस a2 ब्रैकेट स्क्वायर। रूट से बाहर आ गया मतलब क्या? a1 माइनस a2। अब ये चीज तो हमको क्विकली रिकॉल होनी चाहिए। अब हम लर्न कर रहे हैं इसलिए हर छोटी से छोटी बात मैं आपको बता रहा हूं। मे बी यू विल बी फर्स्ट टाइम लिसनर, आप भूल गए होंगे, वट एवर द रीजन। हालांकि हमें इसे क्विकली समझना चाहिए कि अगर यहां माइनस होता है, सॉरी पाई आता है, तो हम रिजल्टेंट वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड जो है ना वो सीधे सीधे निकालते हैं बाय डिफरेंस। तो इन तीनों का ओवरलैप करना है ना, तो इनको बारी बारी ओवरलैप करा दो, एक एक करके ओवरलैप करा दो। सोचो 1 और 2 का ओवरलैप हुआ तो इनका एम्पलीट्यूड क्या बनेगा? 2A, 4 बनेगा कि 2A बनेगा? 2A, 2A बनेगा, क्योंकि दोनों को माइनस करेंगे। तो इन दोनों से हमको रिजल्ट मिलेगा 2A, ठीक है। अब जो थर्ड इक्वेशन है उसमें दो इंटरेस्टिंग बातें हैं। एक तो साइन है, कॉस नहीं है, साइन है, मतलब एक्स्ट्रा कोई फेज चेंज नहीं बन रहा है। दूसरा, आप नोटिस करो तो यहां पोजीशन और टाइम फंक्शन में माइनस, यहां पोजीशन और टाइम फंक्शन में माइनस, और यहां पोजीशन और टाइम फंक्शन में क्या है? प्लस। मतलब बराबर ये अपोजिटली ट्रैवलिंग वेव है। अब इसका एम्पलीट्यूड अपना खुद का कितना एम्पलीट्यूड है? 2A, 2A। इन दोनों से 2A आया, इसका 2A आया। जब एंटी नोड बनेगा तो दोनों एम्पलीट्यूड तो ऐड हो जाते हैं। yes, मतलब आंसर क्या होना चाहिए? 4A, दैट्स इट, डन। आ गया समझ में? yes, sir. चलिए एक और देखें, थोड़ा सा सिंपल सा इसी तरीके का। 24th 24 मैं सीक्वेंस थोड़ा आगे पीछे कर रहा हूं, आपको क्वेश्चन से एकदम से सारे डिफिकल्ट ना आ जाएं इसलिए, और सभी तरीके की वैरायटी पर थोड़ी थोड़ी बात हो। टेंशन, लेंथ एंड डायमीटर एंड डेंसिटी, मतलब एवरीथिंग ना, टेंशन लेंथ भी आ गया, डायमीटर भी आ गया, डेंसिटी ऑफ स्ट्रिंग बी इज डबल देन दैट ऑफ अनदर स्ट्रिंग ए। Now, which of the following overtone of B is same as that of fundamental frequency of A? अब देखो बेटा, अगर मैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ A लिखता हूं ना, तो फंडामेंटल है इसलिए 1/2L A अंडर रूट में टेंशन A रो A ए ए। सोचो म्यू क्या लिखते हैं हम लोग, याद करो बेटा। रो A, तो हम स्ट्रिंग ए की बात कर रहे हैं इसलिए सब पे मैंने ए लगा दिया। लेकिन जब हम स्ट्रिंग बी की बात करेंगे तो सबसे पहले तो लूप का नंबर यहां पता नहीं मुझे कितना है, क्योंकि ये वही बोल रहा है कि इसका कौन सा ओवरटोन जाके इसकी फंडामेंटल से मैच करता है, तो हमें पता नहीं, तो मैंने यहाँ पी लिखा। आप जानते हो ये पी हमेशा क्या होता है? नंबर ऑफ लूप्स होते हैं, ठीक है। डिवाइडेड बाय क्या करना पड़ेगा? 2 टाइम्स ऑफ लेंथ ऑफ बी, टेंशन ऑन स्ट्रिंग बी
डेंसिटी ऑफ बी, एरिया ऑफ बी, बराबर, करेक्ट हुआ। लेकिन कंडीशन अगर हम चेक करें तो हमें कुछ ऐसे बताया है कि टेंशन हो, लेंथ हो, डायमीटर हो, ठीक है, या डेंसिटी हो, बी स्ट्रिंग की जो है वो ए स्ट्रिंग के कंपैरेटिवली डबल है। तो अब बेटा ध्यान से देखना, मैं यहां पे चेंजेस कर रहा हूं। 2LA, करेक्ट है? यस। लगाओ बेटा, 2 2TA, TA, शाबाश। 2 2A होगी, A, 2A। आगे क्या? 2AB. 4A। अरे 4 कैसे आया? सोचो, डायमीटर डबल हुआ तो रेडियस डबल हो जाएगा, और एरिया जो है ना वो रेडियस का स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर। Yes, sir. तो डबल के हिसाब से स्क्वायर करोगे तो 4 टाइम्स हो जाएगा। अच्छा, ये 2 तो कट गया है ना, ये 2 तो कट गया। ये वाला 4 जो है आप रूट से बाहर ले आओ, 2A. ये हो जाएगा 2, ये 2 इंटू ये वाला 2 क्या हो जाएगा? 4. मतलब हम रफली अगर चेक करें तो NB इज गोइंग टू बी 1/4 या P/4, P लेट्स upon मेक 4. लाइक दिस, 1/2LA एंड देन अंडर रूट में TA रो A। AA. अब ये जो भी ब्रैकेटेड क्वांटिटी है, यहां जो भी मैंने ब्रैकेट में लिखा, ये सारी की सारी क्वांटिटी एक्चुअल में NA. है कि नहीं? इसमें Yes, तो sir. है नहीं, और वो तो n का फंडामेंटल है ना, Yes. आ रहा है ना समझ में? वो तो n का फंडामेंटल है। अब आप चाहो तो सब्स्टिट्यूशन करो, आप चाहो तो सब्स्टिट्यूशन करो इसमें। लेकिन एक खास बात इसने क्या बोली है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ओवरटोन ऑफ बी इज सेम एज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ए। मतलब ये बी की जो भी फ्रीक्वेंसी है वो ए की इस फ्रीक्वेंसी के साथ कैसी है? सेम है, इक्वल है। आ रही बात, समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? ऐसा नो, which of the following overtone of B is same as the fundamental frequency of A। मतलब A की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और B की ये सारी फ्रीक्वेंसी कैसी है? Same. सेम है। मतलब हमें करना क्या पड़ेगा? तो हमें ये करना पड़ेगा, NB इज इक्वल टू NA। NA. जब मैं ऐसा करता हूं तो इधर से NA और उधर से NA कट जाएगा पूरा पूरा, और देखो तो मुझे मिलेगा P इज इक्वल टू 4। सोचो ना, NB इज इक्वल टू NA करता हूं तो NB की जगह मैं ये पूरा सब कुछ लिख दूंगा, यहाँ NA यहाँ आ जाएगा, तो ये पूरा इसके साथ तो कट जाएगा, P इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो कितने लूप बने? 4. 4 लूप्स। 4 लूप का मतलब होता है 4th harmonic. 4th हार्मोनिक्स। Third overtone. ओवरटोन की चल रही है बात, हार्मोनिक्स की नहीं चल रही है। Third overtone. आंसर आएगा 3rd ओवरटोन। गुड है ना, टिपिकल है ना, क्वेश्चंस करने लायक। Yes, sir. सोचें, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें इनके। आइए और देखते हैं, और थोड़ा सा आगे जाते हैं, कोई गड़बड़ नहीं करते हैं, इत्मीनान से चलते हैं। मैं बार बार बोलता हूँ, ये आराम से चलते हैं। ऑनलाइन का ये एक एडवांटेज होता है कि आप अपने पेस पर एकदम आराम से चीजों को समझ सकते हैं। लीनियर डेंसिटी ऑफ द वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग यानी कि म्यू गिवन है। ट्रांसवर्स वेव इज प्रोपोगेटिंग ऑन द स्ट्रिंग व्हिच इज डिस्क्राइब्ड बाय द इक्वेशन दिस। सब कुछ मीटर और सेकंड में है, चलिए बहुत अच्छे। टेंशन इन द स्ट्रिंग क्या होगा? तो सबसे पहले तो ये आप देखो ध्यान से यहां, और मुझे ये बताओ कि आप इस इक्वेशन का इस्तेमाल करके वेलोसिटी ऑफ वेव कैसे निकाल सकते हो? बोलिए, वेलोसिटी ऑफ वेव को याद करना चाहिए, कोएफिशिएंट ऑफ टाइम Time upon coefficient of displacement. पोजीशन। तो कोएफिशिएंट ऑफ टाइम यहाँ कितना है? 30. 30। कोएफिशिएंट ऑफ पोजीशन कितना है? 1. तो सीधे सीधे वेलोसिटी ऑफ द वेव आ गया 30 मीटर पर सेकेंड। बट हमें पता है कि जब हम इसी वेलोसिटी को
फिजिकल पैरामीटर्स के हिसाब से लिखते हैं तो टी बाई म्यू हो जाता है। तो ये वाली वेलोसिटी है अपनी 30, ये आ गया टेंशन टी, और म्यू का वैल्यू एज गिवन 10 टू द पावर -4, हमने इसका स्क्वायर किया 900 टी 10 टू द -4 पावर -4 हो गया, आंसर आया 0.09 न्यूटन। करेक्ट है, 0.09 न्यूटन। तो ये वैसे देखा जाए तो काफी सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन इसको भी सॉल्व करने के लिए हमको दो रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी थी। एक तो इक्वेशन रीड करने आनी चाहिए, और आपको प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन से वेलोसिटी ऑब्टेन करनी आनी चाहिए। अब ये पिछले चैप्टर वाली बात थी, भूल गए होंगे शायद आप। एनी हाउ, बात क्लियर हुई? Yes. ओके, आइए एक अच्छा बढ़िया क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा लेंथी डिस्क्रिप्शन है, आराम से देखते चलते हैं। क्वेश्चन इज लॉन्ग टू रीड। नाउ वी हैव गॉट एल्यूमिनियम वायर जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 10 टू द पावर -6 है, and we join this wire with a steel wire of the same cross sectional area, so not to worry about the area of cross section. The compound wire is stretched by a force of 10 किलोग्राम। तो मैं कुछ डिस्क्रिप्शंस यहां मेंटेन कर लूं कि जो एरिया हमें गिवन है वो 10 टू द पावर -6 मीटर स्क्वायर है, और कॉमन टेंशन आया बेटा 10 किलोग्राम इतने फोर्स का, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 9.8 यानी कि 98 न्यूटन। करेक्ट है? Yes. या आप फर्दर कैलकुलेशन को सिंपल एक्सपेक्ट करते हुए सीधे सीधे इसको 100 के हिसाब से भी लिख सकते हो, 10 इंटू 10 है ना, जी का वैल्यू 9.8 लेने की बजाय, तो ये 100। अब ये जो कंपाउंड वायर है ना, इसको स्ट्रेच कर दिया, द टोटल लेंथ ऑफ द कंपाउंड वायर इज 1.5 मीटर, उसमें का एल्यूमिनियम 0.6 है और बाकी का स्टील है, तो लेंथ्स में फर्क है। तो लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम वायर 0.6, लेंथ ऑफ स्टील वायर 1.5 में से अगर मैं 0.6 को माइनस कर देता हूं तो मुझे मिलता है आंसर 0.9 मीटर। ओके, बढ़िया। अब इस कंपाउंड वायर पर हमने एक ट्रांसवर्स वाइब्रेशन सेटअप कर दिया एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी को इस्तेमाल करते हुए। फाइंड द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्साइटेशन for which the standing wave are formed such that the joint in the wire is node। जॉइंट पे नोड बनना चाहिए, काफी इंटरेस्टिंग बात नजर आ रही है मुझे। जॉइंट पे आपने नोड बनाना है और कुछ, ओके, जॉइंट पे आपने नोड बनाना है। अच्छा, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ नोड्स एट दिस फ्रीक्वेंसी? डेंसिटी इज गिवन टू अस। ठीक, तो डेंसिटी मैं मेंशन कर दूं यहां, रो एल्यूमिनियम की डेंसिटी ये वाली, दैट इज 2.6 इंटू 10 टू द पावर 3 रीड करेंगे बच्चों इसको, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और डेंसिटी ऑफ स्टील 1.04 इंटू 10 टू द पावर 4 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, अब जॉइंट पे नोड बनना ये थोड़ा सा अजीब सी बात लग रही है मेरे को, अगर सोचा जाए। मैं सिस्टम आपके सामने बना देता हूं। लेट्स से कि ये एल्यूमिनियम की वायर है ऐसी, और इसके कंटिन्यूएशन में ना ये स्टील की वायर है। ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी अ वायर फॉर एल्यूमिनियम, ए लिख देता हूं, और यहाँ पे स्टील की वायर। एक बात मैंने आपको इससे पहले सिखाई थी कि ऐसी कंपाउंड वायर्स जो होती हैं इनकी भले डेंसिटीज अलग अलग हों, लेंथ अलग अलग हों, इवन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और बाकी के फैक्टर्स अलग अलग हों, हाँ टेंशन इनका कॉमन रहेगा, क्योंकि हमने कंपाउंड वायर को एक ही टेंशन से खींचना है, तो टेंशन हमेशा कॉमन रहेगा। एरिया, लेंथ और डेंसिटी अलग अलग हो सकती। एक चीज मैंने आपको ये सिखाई थी कि कंपाउंड वायर जिस किसी मोड में वाइब्रेट करें, किसी भी मोड में ये वाइब्रेट करें, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, हार्मोनिक्स हो, कुछ भी हो, चूंकि इनको एक साथ वाइब्रेट करना है इसलिए इनकी फ्रीक्वेंसीज कैसी होनी चाहिए? Unison. सेम। हाँ, वेरी गुड, तुमने अच्छा वर्ड इस्तेमाल किया। तुम यूनिसॉन भी बोल सकते हो, लेकिन और सिंप्लीफाइड वर्ड इस्तेमाल करते हैं।
एक साथ वाइब्रेट करना है ना इनको, ऐसा नहीं कि ये अलग वाइब्रेट करेगी और ये अपना अलग वाइब्रेट करेगी, ऐसा नहीं। हाँ, मोड्स अलग अलग हो सकते हैं, ये हो सकता है 5th मोड में चली जाए और ये 7th मोड में चले जाए, लेकिन इसका 7th मोड और इसका 5th मोड जो है ना वो सेम होना चाहिए। Yes. कुछ याद आ रहा है? मैं ये आपको सिखा चुका हूं इससे पहले। Yes, sir. ठीक है, अब हमें चलिए ये नहीं पता कि इसमें कितने लूप्स बनते हैं एल्यूमिनियम में, तो मैं मेंशन करता हूं कि यहाँ पे पी लूप बनते हैं। और हमें यह भी नहीं पता है कि स्टील में कितने लूप बनते हैं, तो मैं यहां मेंशन कर देता हूं कि यहाँ पे क्यू लूप बनते हैं। हमें यह भी नहीं पता कि इसकी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी क्या है, तो लेट्स से कि एल्यूमिनियम वायर की फ्रीक्वेंसी ऐसी लिखी जाए, P डिवाइडेड बाय 2 लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम, टेंशन डिवाइडेड बाय म्यू ए, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सिर्फ ए। क्या कहते हो? Yes, अलग अलग sir. नहीं करेंगे ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों और टेंशन दोनों पे सेम है। और जब हम स्टील वायर की फ्रीक्वेंसी लिखते हैं तो एन ऑफ स्टील इज इक्वल टू, हमें नहीं पता ना कि कौन से मोड में ये चल रहा है, तो हम बोलेंगे क्यू लूप्स बनते हैं, चलो, डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ लेंथ ऑफ स्टील अंडर रूट में टेंशन डिवाइडेड बाय म्यू फॉर स्टील इनटू ए। मैं फिर इस बात को आपको समझा दूं, रिपीट कर दूं कि इन दोनों वायर्स पे अलग अलग मोड्स ऑफ वाइब्रेशन चलेंगे, लेकिन इनकी फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन कैसी रहेगी? Same. सेम रहेगी। अच्छा, किसी ने कुछ मैसेज किया, लेट मी चेक आउट। हाँ, मैंने फॉर्मूला रॉन्ग मेंशन किया, सॉरी, यहां पे रो आना चाहिए। गुड, सॉरी, वो आई वॉज फोकसिंग ऑन द फैक्टर ऑफ फ्रीक्वेंसी। सो यहां होना चाहिए डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम और यहां होना चाहिए डेंसिटी ऑफ स्टील। गुड पॉइंट। थर्ड टाइम मैं ये रिपीट कर रहा हूं कि इनके मोड्स कैसे हो सकते हैं? डिफरेंट, लेकिन उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी कैसी होगी? Same. सेम। हो सकता है कि ये फर्स्ट मोड में चले और ये 7th मोड में चले, हो सकता है, हमें पता नहीं है, इस स्टेज पर तो हमें कुछ भी नहीं पता। लेकिन इसकी फर्स्ट मोड की जो भी फ्रीक्वेंसी बनेगी उसका न्यूमेरिकली कैलकुलेटेड वैल्यू, और इसके 7th मोड का जो भी फ्रीक्वेंसी बनेगा उसका न्यूमेरिकल कैलकुलेटेड वैल्यू कैसा होना चाहिए? Same. Equal. तो ये जो बात मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, इसका सीधा सा मतलब बच्चों यही है ना कि फ्रीक्वेंसी ऑन एल्यूमिनियम इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑन स्टील। Yes. आई एम नॉट सेइंग मोड ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू मोड ऑफ स्टील, मैं बोल रहा हूं फ्रीक्वेंसी की न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों की सेम। क्लियर हो गई बच्चों बात? Yes. अब ये वैल्यूज यहां उठा के जब मैं पुटअप करूंगा तो मैं देखूंगा यार कि टेंशन सेम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, 2 भी सेम है, तो कट जाएगा। जो फैक्टर्स सिर्फ कैलकुलेशन के हिसाब से बाकी बचते हैं उन्हीं को सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो यहां मैं एक्सपेक्ट करूंगा P डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है ना, 1 अपॉन अंडर रूट में डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू, यहां आ जाएगा Q डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ स्टील एंड देन 1 अपॉन अंडर रूट में डेंसिटी ऑफ स्टील। Let's take this as a ratio P by Q is equal to, if I'm not wrong, this is going to be length of aluminum divided by length of steel multiplied by under root में density of aluminum divided by density of steel। क्या कहते हो? Yes. So P by Q is equal to, एल्यूमिनियम की लेंथ तो 0.6 हो गई थी, ये 0.9 अंडर रूट में, एल्यूमिनियम की डेंसिटी 2.6 10 to the power 3 थी, और स्टील की डेंसिटी 1.04 इंटू 10 टू द पावर 4 थी। अब इसे सॉल्व करिए, सो हियर विल बी गेटिंग P by Q इज इक्वल टू, ठीक, P by Q इज इक्वल टू 6/9 2/3, तो ये तो निपट गया 2/3 इंटू, आप अगर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा 2.6 डिवाइडेड बाय 10.4, ठीक है, 2.6 डिवाइड बाय 10.4, ये 10 टू द पावर 4 है ना, मैंने इसको एक डेसिमल आगे कर दिया तो ये 10.4 हो गया, फिर ये 10 टू द पावर 3 और ये 10 टू द पावर 3, तो कटेगा। Yes.
आप चाहो तो इसको 26 और 104 भी कर सकते हो, और ये सॉल्व करोगे तो मेरा अंदाजा है 1/4 आएगा। Yes. ठीक है, तो ये P/Q इज इक्वल टू 2/3 इंटू 1/4 का मतलब तो 1/2 हो गया रूट से बाहर आके। 1/3. ये कटा, तो इस पूरे कैलकुलेशन का आंसर मुझे मिल रहा है P/Q इज इक्वल टू 1/3। इसका मतलब क्या है समझ रहे हो? इसका मतलब बच्चों ये है कि एल्यूमिनियम की वायर पे एक लूप बनेगा सिर्फ, और स्टील की वायर पे पूरे पूरे 3 लूप बनेंगे। और अगर बराबर यहाँ पे एक पूरा लूप बनता है और यहाँ पे बराबर पूरे 3 लूप बनते हैं, तो डेफिनेटली इस जंक्शन पर नोड ही बनना चाहिए। ये बात भी एस्टैब्लिश हो गई कि भाई यहाँ नोड ही बनना है। ठीक, अब इसने पूछा कि कौन सी फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल करोगे, तो काफी आसान है। पी का वैल्यू आपको कितना मिला? 1। 1. तो यहाँ 1 रखिए। लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम पता है, टेंशन पता है, डेंसिटी पता है, एरिया पता है, कैलकुलेट करिए, काम खत्म। ठीक है, आ रहा है समझ में? Yes. अब चाहे आप एल्यूमिनियम के लिए करिए या स्टील के लिए करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेम आंसर आएगा। तो यहां मैंने रखा 1 2। ठीक है, ये फॉर्मूला मैं कैरी कर रहा हूं। लेंथ 0.6 अंडर रूट में टेंशन 100, डेंसिटी 2.6 इंटू 10⁻³ एरिया, ये रहा एरिया 10⁻⁻6। तो इस सब को आप सॉल्व करिए। मैंने इसको सॉल्व कर लिया है यहाँ पे। तो इसका जो एक्सपेक्टेड आंसर है ये आता है 163.4 हर्ट्स। क्रॉस चेक करिए, आई डोंट नो, किसी स्टूडेंट के जरिए ही कैलकुलेटेड वैल्यू थी ये। तो 163.4 हर्ट्स, इसको क्रॉस चेक करिए। तो देखिए यही चीज हमको यहाँ पूछी गई थी ना, फाइंड द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्साइटेशन फॉर विच द स्टैंडिंग वेव इज फॉर्म्ड विद द नोड। अच्छा, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ नोड्स एट दिस फ्रीक्वेंसी? टोटल कितने नोड बनेंगे, ये भी मजेदार बात है। अब डायग्राम के जरिए ही मैं आपको इसको समझाता हूं, देखना। इस पे हमको बोला गया P और इस पे हमको बोला गया Q, है ना? बराबर है ना? Yes. ओके, अब देखो बेटा, इस पे तो सिंगल लूप बनाना है आपने, तो ये आपका सिंगल लूप ऐसे एक्सपेक्ट होगा, करेक्ट जा रहे हैं? और इस पे 3 लूप्स बनने हैं, तो ये 1, ये 2 और ये ऑलमोस्ट 3, इस तरीके से, ये 1, ये 2, ये 3। अब गिन लो, 1 नोड इधर, 2 इधर, 3 इधर, 4 इधर, 5। तो जो भी फाइनल अरेंजमेंट यहां बन गया होगा उसमें टोटल नंबर ऑफ नोड्स की जब बात चल रही होगी तो कितने नोड्स बनेंगे यहाँ पे? 5. 5, दोनों के मिला के। ठीक है, और कुछ अलग नहीं सोचना है इसमें आपने। हाँ ना, मजेदार क्वेश्चन। चलिए और आगे चलते हैं, थोड़े और क्वेश्चंस देखते हैं। एक स्टील वायर है जो फिक्स की गई है बोथ द एंड्स पे ना, हमेशा ये चेक करें आप, बोथ द एंड्स के लिए फॉर्मूले अलग हैं पूरे, वन एंड ओपन वन एंड फिक्स्ड, इसके लिए फॉर्मूले अलग हैं। आपको याद होगा, इफ वन हैंड इज क्लोज्ड एंड अनदर हैंड इज फिक्स्ड, सॉरी वन हैंड इज ओपन एंड द अनदर हैंड इज फिक्स्ड, तो ऐसे केस में ओनली ऑड हार्मोनिक्स बनते जाते हैं, सेकंड फोर्थ सिक्स्थ मिस होते हैं, एब्सेंट होते हैं, याद है ना? ये पढ़ा चुके हैं, इससे पहले के लेक्चर में आप देखें इन चीजों को। आइए अब इस पर थोड़ी बात करते हैं। एक स्टील वायर है जिसके दोनों एंड्स को तो हमने फिक्स कर दिया, बोथ द एंड्स आर फिक्स्ड, जिसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 200 हर्ट्ज है। अ पर्सन कैन हियर द साउंड ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 14 किलोहर्ट्ज। ज्यादा से ज्यादा जो है ना, एक आदमी 14 किलोहर्ट्ज की आवाज को सुन सकता है, ज्यादा से ज्यादा जो उसके एयर बियर कर सकते हैं, मतलब झेल सकते हैं आवाज को एकदम हाई फ्रीक्वेंसी, वो 14 किलोहर्ट्ज है। तो ये बोल रहा है हाईएस्ट कौन सी हार्मोनिक्स हम वहां पे प्ले कर सकते हैं।
तो सिंपल है, देखो 200 फंडामेंटल, 400 सेकंड हार्मोनिक्स। आ रही बात समझ में? 600 थर्ड हार्मोनिक्स, 800 फोर्थ हार्मोनिक्स, 1000 फिफ्थ हार्मोनिक्स। अब ऐसा करते करते कहां तक गिनने का है? 14th, 14। तो इसका मतलब यही मीनिंग माना जाएगा ना, 14th harmonic. नंबर का हार्मोनिक्स इंटू 200 इज इक्वल टू 14 इंटू 10 टू द पावर 3 किलो की वजह से। अब ये जो पी है ना, वो हार्मोनिक्स है। ऑर्डर तो बढ़ता जा रहा था ना आपका, जब आप फिफ्थ हार्मोनिक्स तक पहुंचे थे 5 तो 1000 हो गया था ना इधर। अच्छा, जो गिनती गिनने से अच्छा तो ये है कि सीधे सीधे कैलकुलेट कर लो कि भाई कोई पी हार्मोनिक्स रहा होगा जो 200 से मल्टीप्लाई करके 14 इंटू 10 टू द पावर 3 हर्ट्ज बनता है। तो फिर बताओ पी क्या हुआ? 14 इंटू 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 200, 140 डिवाइडेड बाय 2, कितना हुआ? 70। तो 70 नंबर का हार्मोनिक्स उस स्ट्रिंग से तुम प्ले करोगे तो आदमी ज्यादा उतना सुनाई देगा उसको, ठीक है। उसके बाद करोगे तो उसको नुकसान होगा, कान फट जाएंगे उसके। एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, कान फटेंगे मतलब लिटरली नहीं, बोलने का मतलब कि उसको तकलीफ होगी फिर। आगे बात समझ में? Yes, sir. ओके, चलिए कुछ एक क्वेश्चन बीट से रिलेटेड भी लेते हैं, हम लोगों ने लास्ट टाइम लिए थे। अब मैं यहाँ पर पूरे रैंडम टाइप के क्वेश्चंस अब यहाँ आने लग जाएंगे। लास्ट का लेक्चर जो हमारा पिछला लेक्चर था उसमें हम ज्यादा फोकस कर रहे थे बीट्स वाले प्रॉब्लम्स पे, बीट और साथ साथ स्टेशनरी वेव्स ऑन अ स्ट्रिंग। अच्छा, एक ट्यूनिंग फोर्क वाइब्रेट होता है विद अ सोनोमीटर हैविंग 20 सेंटीमीटर वायर प्रोड्यूसेस 5 बीट्स per second. The beat frequency does not change if the length of the wire is changed to 21. तो जब वायर की लेंथ 20 थी या जब वायर की लेंथ 21 थी, दोनों सूरतों में कितने बीट्स आ रहे हैं? 5। अब मैं थोड़ा क्विकली करने जा रहा हूं बच्चों, ध्यान से सुनना। इस लेंथ को बेटा नाम दे देते हैं L1 और इसकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी N1। इस लेंथ को हम लेबल कर देते हैं L2 और इसकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी N2। हम सब जानते हैं कि N इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L। तो हमें यहां क्विकली पता चल जाता है कि N1 इज ग्रेटर एज कंपेयर टू N2। अब जो ट्यूनिंग फॉर्क है, आप सोचो उसकी फ्रीक्वेंसी N1 से भी बड़ी होनी चाहिए या N2 से छोटी होनी चाहिए या N1 N2 के बीच में होनी चाहिए? बीच में होनी चाहिए, क्योंकि N1 के साथ भी वो 5 बीट बना रहा है और N2 के साथ भी 5 बना रहा है। यस। बात आई समझ में? यस सर। अगर दोनों के साथ उसको 5 बीट्स बनाने हैं तो ट्यूनिंग फॉर्क वाली फ्रीक्वेंसी, जिसको लेट्स लेबल ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी लेबल करते हैं कैपिटल N, तो वो डेफिनेटली होना चाहिए समवेयर इन बिटवीन N1 एंड N2। सोचो अगर वो N1 से भी बड़ा हो गया तो N1 के साथ तो 5 बीट बना लेगा, लेकिन N2 के साथ 5 से ज्यादा हो जाएंगे उसके। डिफरेंस लेते हो ना बेटा? मैं ये सारी चीजें समझा चुका हूं, फिर ऐसे ही रिवाइज करा रहा हूं। क्लियर हो चुकी है बात ये? यस। मतलब ट्रू सेंस में तो ऐसा है, N1 ग्रेटर देन कैपिटल N एंड देन ग्रेटर देन N2। अब आप मुझे बताओ कि ये 5 बीट वाली इक्वेशन में कैसे लिखूं, जल्दी से बताओ। N1 माइनस N इज इक्वल टू 5, कैपिटल N माइनस N माइनस N2 इज इक्वल टू 5, which actually means N1 minus N2 is equal to 10। चलो भाई, ये भी क्लियर हो गया, ये समझ आती है बात हमको। रिपीटेडली हमने ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है, तेजी से होनी चाहिए ये प्रॉब्लम। अब प्रैक्टिस में है, स्लो चीजें देख रहे हैं इसलिए स्लो, अदरवाइज 10 सेकंड बहुत हो गया इस प्रॉब्लम को, ठीक है। अब मैं तुम्हारी साइड से ही सुनना चाहता हूं बेटा, इसके बाद हम क्या करते हैं? याद आया कुछ?
लॉ ऑफ लेंथ। वेरी गुड। इसका क्या मतलब हुआ? N1 is equals to N2 L2. करेक्ट है। N1 इंटू 20 इज इक्वल टू N2 इंटू 21, यही बात है। Yes. N1 इज इक्वल टू 21 अपॉन 20 N2। क्या करें फिर इसको? Put up equation. इसको उठा करके यहां ला के रखो, N1 हटाओ, ठीक है, रिप्लेस द फैक्टर ऑफ N1, तो इक्वेशन ऐसी नजर आएगी। सॉरी, कैसे लिखना चाहिए? 21 अपॉन 20 N2 माइनस N2 इज इक्वल टू 10। 1 अपॉन 20 N2 इज इक्वल टू 10, क्या कहते हो? Yes. देयरफॉर N2 इज इक्वल टू 200. हर्ट्ज। बट हमसे तो इसने N2 नहीं पूछा ना, हमसे तो इसने N पूछा है, कैपिटल N पूछा है, कैपिटल N। तो कैपिटल N वाली रिलेशन क्या है अपनी? N minus N माइनस N2 इज इक्वल टू 5। चलिए यहां निपटाते हैं इसको। तो ये हो गया N माइनस N2 इज इक्वल टू 5, देयरफॉर 5 प्लस N2 205. 5 प्लस 200, therefore कैपिटल N is equal to 205 हर्ट्ज। ऑप्शन मिल गया होगा, ठीक है? C. Yes. Here is the option. We are ready with option C. आ रहा है ठीक से? Yes, sir. ओके, आइए अब इसको आंसर करने की कोशिश करें। कोई गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल बढ़िया सिंपल सा क्वेश्चन है, अच्छा सा एकदम। सोनोमीटर वायर है, वाइब्रेट कर रही है सेकंड ओवरटोन में। ये तो अपने बोर्ड्स में भी आ सकता है बेटा, याद रखो, बोर्ड्स के लिए भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। सेकंड ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन का सीधा सा मतलब मैं आपको बताऊं, थ्री लूप। सेकंड ओवरटोन का मतलब होता है थर्ड हार्मोनिक्स, थर्ड हार्मोनिक्स मतलब होता है थ्री लूप। जस्ट ऐसे इमेजिन कर लें कि अगर मुझे थ्री लूप्स बनाने हैं तो ऐसे बनेंगे ना। अब इसमें देखो ना, 1 4 notes. 3 4 नोड हो जाएंगे और 3 3 नोड हो जाएंगे। ये हो गया आपका आंसर रेडी। इसको आपने माइंड में करना है एक्चुअली। अब यहाँ पे तो ठीक है हम लोग लिख रहे हैं, लेकिन ये भी क्लिक होना चाहिए तुमको कि यहाँ पे 3 लूप बनते हैं। वही क्लिक नहीं हुआ और आप ऐसे ही उसको टाइम पास कर रहे हो तो फिर तो कोई मतलब नहीं, ठीक है? ओके, लेट्स टेक अनदर। If N1, N2, N3 are the fundamental frequencies of the three segments into which a string is divided, तीन अलग अलग सेगमेंट्स की बात चल रही है। और खास बात यह है कि ये तीनों के लिए फंडामेंटल बोला है इसने, है ना? Then the original fundamental frequency n of the string is, इंटरेस्टिंग है। मतलब ये पूरी स्ट्रिंग जो है ना, ये लेट्स से कि इसकी लेंथ L है। अब इसको हमने ऐसे 3 सेगमेंट में डिवाइड कर दिया, ये 3 सेगमेंट L1, L2, L3। इसकी फ्रीक्वेंसी N1, इसकी फ्रीक्वेंसी N2 और इसकी फ्रीक्वेंसी N3। तो फिर ये हमसे सवाल कर रहा है कि ओरिजिनल फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कैसी आएगी। बहुत आसान है। आप मुझे एक बात बताओ, L शुड बी इक्वल टू व्हाट? L1 प्लस L2 plus L3. L2 प्लस L3 बराबर जा रहे हैं। अब देखो बेटा, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो होती है ना, वो ऐसी होती है, करेक्ट? अब आप जस्ट सोचो, इसके लिए अगर मैंने फंडामेंटल लिखा, इसके लिए तो मैं क्या लिखूंगा? वैसे मैं बस टाइम पास कर रहा हूं, क्या लिखूंगा सोचो। इसके लिए फंडामेंटल अगर मैं लिखा तो ये कैपिटल इधर चला जाएगा, ये कैपिटल इधर जाएगा, ये एन इधर आएगा ना। समझ नहीं रहे हो आप?
ऐसा होगा। Yes. L1 के लिए क्या लिखूंगा मैं? 1/2 N1 1/2 N1 T by mu. बाई म्यू। L2 के लिए क्या? 1/2 N2 T by mu. बाई म्यू। और इसी तरीके से N3 के लिए क्या? 1/2 2 and 3. अब तुम एक बात सोचो, सेम स्ट्रिंग है तो टेंशन तो सब पे सेम आएगा, नो डाउट। और सेम ही स्ट्रिंग है तो सारे म्यू फैक्टर तो सेम ही होंगे। हाँ, तो ये सब कटेगा। फाइनल आंसर 1 upon n equal to 1 upon n1 plus. दैट्स इट, फिनिश। वैसे तो डायरेक्ट भी बोल सकते थे, जस्ट एक एक्सप्लेनेशन देना बोल के बता दिया मैंने। आ रहा है? Yes. Yes, sir. ओके, लेट्स टेक अनदर। एक दो और क्वेश्चन देख लें, रात हो रही है बट ठीक, देख लें एक दो और क्वेश्चन। Yes, sir. 2 वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल। बेटा जब मटेरियल सेम हो जाता है तो याद रखो डेंसिटी सेम कर देते हैं। और कौन सी डेंसिटी? वो वॉल्यूम वाली, रो सेम करते हैं, म्यू नहीं करते। वो तो लेंथ पे डिपेंड करेगी। म्यू इज इक्वल टू m by l, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करेगी वो। तो यहां सिर्फ रो सेम है, रेडियाई इनके r और 2r है, वेल्डेड टुगेदर टू एंड ऑन एंड। कॉम्बिनेशन इज यूज्ड एज अ सोनोमीटर वायर एंड केप्ट अंडर टेंशन T, कॉमन टेंशन दिया। द वेल्डेड पॉइंट इज मिडवे बिटवीन द टू ब्रिजेस। मतलब ये कि जो वेल्डिंग पॉइंट है वो बराबर बीच में, मतलब टोटल वायर का आधा वायर नंबर 1 है और आधा वायर नंबर 2 है। लेंथ दोनों की हाफ हाफ कर दिए, ठीक है। When a stationary wave are set up on the composite wire, the joint is node, okay. Then the ratio of number of loops formed by the thinner to the thicker wire. बहुत आसान है। एक ही लाइन आपने बस यहाँ पे याद रखनी है कि कंपोजिट वायर को क्या एक साथ वाइब्रेट करना है। दोनों को तो ज्वाइन कर दिया, अब दोनों को एक साथ वाइब्रेट करना है ना। भले दोनों के मोड अलग अलग हों, दोनों की फ्रीक्वेंसी कैसी होगी? Same. सेम हो। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, बोलते हैं ऐसे कैसे फ्रीक्वेंसी सेम कैसे हो? ऐसा हो सकता है ना कि एक वायर का 5th ओवरटोन और दूसरी वायर का 7th ओवरटोन वैल्यू सेम निकले। Yes. हो सकता है ना ऐसे। इसका सीधा सा मतलब यही हुआ ना कि वायर नंबर 1 जिस हिसाब से वाइब्रेट हो रही है, जिस फ्रीक्वेंसी की न्यूमेरिकल वैल्यू पर वाइब्रेट हो रही है, एग्जैक्टली वायर नंबर 2 भी वैसे ही वाइब्रेट हो रही है। Yes. हमें ये नहीं पता कि ये इसका फंडामेंटल है क्या, फर्स्ट है, सेकंड है, क्या थर्ड ओवरटोन है, क्या है, हमें नहीं पता। लेकिन इतना जरूर पता है कि ये जो भी वैल्यू है, ये वायर नंबर 2 के जो भी करस्पॉन्डिंग मोड है वो दोनों सेम है। क्या कहते हो? हो सकता है वायर नंबर 1 पे पी लूप बने हो अपॉन 2l, है ना। Yes. दोनों वायर्स की लेंथ सेम है क्योंकि ब्रिज बराबर। लेट मी ड्रॉ द डायग्राम। ये एक वायर और ये थोड़ी सी थिक निकाल रहे हैं दूसरी वायर। दोनों वायर की लेंथ कैसी करनी है हमने? Same. सेम है क्योंकि इस पे जो ब्रिज बनाए ना, ये बराबर ऐसे आधा आधा, क्योंकि जॉइंट जो है कंपोजिट वायर का दोनों ब्रिज के बीच में आ गया है। तो जाहिर बात है इसकी वाइब्रेटिंग लेंथ और इसकी वाइब्रेटिंग लेंथ तो सेम हो गई। लेट्स से दिस एज L। और सोचो तो टेंशन कैसा होगा? सेम। और सोचो तो रो कैसा होगा? सेम। खाली इस वायर के लिए मुझे लिखना पड़ेगा πr²। सेकंड वाली वायर पे लूप है Q, 2l, टेंशन सेम, रो सेम। खाली इस वायर के लिए मुझे लिखना पड़ेगा π4r², अगर मैं गलत नहीं हूं, क्योंकि उसका रेडियस 2r है। Yes. ये रहा रेडियस 2r। अब सब कटेगा, ये सारे फैक्टर यहां से, ये भी, ये भी। क्या बचा? इधर नाम के लिए बच गया P और इधर नाम के लिए बच गया Q डिवाइडेड बाई 2। कहां से आया बेटा 2? 4. वाला जो 4 है ना, ये रूट से बाहर आ गया, बचा 2।
अच्छा, अब इसका आंसर अगर मैं निकालता हूं तो ये हो गया P डिवाइडेड बाई Q इज इक्वल टू 1/2, करेक्ट है। और P यानी कि ये वाली वायर, Q यानी कि ये वाली वायर, इसका रेडियस R और इसका रेडियस 2R, तो हमको यही पूछा ना उसने, थिनर टू थिकर, P बाई Q, पतली वायर मोटी वायर, थिनर टू थिकर, हाफ 1:2, करेक्ट है। Yes. ओके, चलिए ठीक है, मैं और एक दो लेने वाला था बट रात काफी हो रही है, तो आज के लिए इतना ठीक है, रुक जाते हैं हम लोग यहाँ।